प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। मीनाक्षी, बहुत बहुत शुक्रिया इन शब्दों के लिए। सुन के अच्छा लगा अपने बारे में ये सब, और आप सबकी मौजूदगी, वाह, आखिर तक कुर्सियां भरी हुई हैं। ये साहित्य आज तक का मैजिक है। ये अरुण पुरी जी का, कोयल पुरी जी का, सुप्रिय जी का, ये आपकी कोशिश है और आपका आत्मबल है, जिन्होंने पूरे देश से, मैं समझता हूँ यहाँ सिर्फ दिल्ली वाले नहीं हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग आके यहाँ इकट्ठा हुए हैं। तो आप सबको सलाम। और इसलिए भी क्योंकि मीनाक्षी, आपको एक बात पता है, दुनिया की किसी भी ज़ुबान में सुनाने का कोई तर्जुमा नहीं है। सुनाने, जब आप कहते हैं ना कि ये सुनने वाले, ये बहुत बड़ा शब्द है, कोई मामूली चीज़ नहीं है कि सुनने वाले यहाँ मौजूद हैं। पूरी दुनिया में कविता पढ़ने की चीज़ है, सुनाने की नहीं। इसलिए जब आप कभी ये बोलना चाहें कि उसने मुझे अपनी कविता सुनाई, और आप इसको ट्रांसलेट करें इंग्लिश में, तो आप कहेंगे ही रिसाइटेड हिज पोइट्री टू मी, या ही रेड आउट हिज पोइट्री टू मी। सुनाई, श्रुति, ये वेदों की परंपरा है, ये हिंदुस्तान की परंपरा है, और आप सब ने उस परंपरा को जिंदा रखा हुआ है। स्वागत है आपका। लेकिन जिस दौर में हम खड़े हैं 2019 में, दोस्तों, सिर्फ सुनना काफी नहीं है, यहां बोलना भी होगा। तो आज मुझे कॉमरेड चाहिए, मुझे साथी चाहिए, मुझे सिर्फ श्रोता नहीं चाहिए। मैं जब बात करूंगा, जो अच्छा लगे उस पर शाबाशी दें, जो बुरा लगे उस पर सवाल उठाएं, लेकिन खामोश ना रहें। कई साल पहले आपके लिए ही फैज़ अहमद फैज़ बोल के गए थे, सिर्फ आपके लिए, कि बोल के लब आज़ाद हैं तेरे, बोल जुबां अब तक तेरी है। क्या बात है। बोल के लब आज़ाद हैं तेरे, बोल जुबां अब तक तेरी है, तेरा सुतमा जिस्म है तेरा, बोल के जान अब तक तेरी है। क्या बात है। देख के आहन गर की दुकान पर तुंद है शोले, सुर्ख है आहन, यानी इनकलाब की भट्टियों में लोहा पिघल रहा है दोस्तों। देख के आहन गर की दुकान पर तुंद है शोले, सुर्ख है आहन, खुलने लगे कुफलों के दहाने, यानी ताले टूट रहे हैं, बेड़ियां खुल रही हैं। खुलने लगे कुफलों के दहाने, फैला हर एक जंजीर का दामन, बोल के थोड़ा वक्त बहुत है, जिस्मो जुबां की मौत से पहले, बोल के सच जिंदा है अब तक, बोल के जो कहना है कह ले। आपने तो ये सुनाया कि फैज़ क्या कह गए, लेकिन मैं अपने सभी श्रोताओं के साथ, अपने ऑडियंस को अब ये बताने वाली हूँ कि जो किताब इस वक्त मेरे हाथ में है, उसमें आपने क्या कहा है। इस वक्त जो किताब मेरे हाथ में है, ये मनोज मुंतशिर की पहली किताब जो अभी आई है सामने, फिर मेरी फितरत है मस्ताना। और दिलचस्प ये है, देखिए, जब मेरी बातचीत हो रही थी मनोज मुंतशिर से, तो उनका ये कहना था कि इस संग्रह में अब तक जो कहीं कुछ प्रकाशित नहीं हुआ है, या जिसका इस्तेमाल वो अपने फिल्मी संगीत में, फिल्मी गीतों में नहीं कर पाए हैं, उसका ये पूरा कलेक्शन है, पिछले 16-17 साल पुराना। तो ये अपने आप में एक क्लासिक है, और वाणी प्रकाशन ने इस पुस्तक को जो है प्रकाशित किया है। तो आप लोग ज़रूर यहाँ से स्टॉल से किताब हासिल करें। लेकिन शुरुआत में जिन लाइन्स से करना चाहूँगी मनोज, बड़ी खूबसूरत लाइन्स है, आप सभी सुनिए। मनोज अपने बारे में ये कहते हैं, मैं ये तय नहीं कर पाया कि मैं कामयाब हूँ या नाकाम हूँ, लेकिन जो कुछ भी हूँ उसमें कुछ लोगों का हाथ तो ज़रूर है। श्री शिव प्रताप शुक्ला, मेरे पिताजी, जिन्होंने रातों रात मेरा शुक्ला से मुंतशिर हो जाना चुपचाप खामोशी से बर्दाश्त कर लिया। शुक्ला से मुंतशिर हो जाने की ये कहानी क्या है मनोज मुंतशिर? मीनाक्षी, मैं उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा कस्बा है जो सियासी तौर पे बहुत बड़ा है, अमेठी नाम है जिसका, मैं वहाँ की पैदाइश हुई। देखिए, अमेठी वाले हाथ हिला रहे हैं वहाँ से। अच्छा, कौन कौन लोग हैं अमेठी से? और गौरीगंज से भी कुछ लोग हैं क्या? देखिए, अमेठी, गौरीगंज, वाह। अब थोड़ा जज्बाती हो जाता हूँ मैं गौरीगंज का। नहीं, होना ही चाहिए, एब्सोल्युटली। या तो मामला कुछ ऐसा ही है कि मेरे पिताजी पंडित शिवप्रताप शुक्ला ब्राह्मण हैं, जनेऊधारी ब्राह्मण और किसान, जो साल के 6 महीने जब खेती किसानी का सीज़न होता है तो वो खेती करते हैं। और आज भी यही है, कुछ बदला नहीं है। अगर आपको लग रहा होगा कि ये सूट और कोट पैंट पहनने से मेरी ज़िंदगी बहुत बदल गई है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। और बाकी जो 6 महीने होते हैं वो एक पोटली बगल में दबाए, उस पर कुछ किताबें लिए शादियां करवाते हैं, हवन करवाते हैं, जाप करवाते हैं। तो ये मेरे पिताजी हैं, जिन्होंने कभी ज़िंदगी में मुंतशिर जैसा लफ्ज़ कुछ सुना नहीं था।
एक सुबह उनके ऊपर ये वज्रपात होता है कि उनका बेटा, और वो भी इकलौता बेटा, उनसे आगे कहता है कि देखिए मैं फिल्मों में जाऊंगा, मैं गाने लिखूंगा, और अब मैं मनोज शुक्ला नहीं हूं, मेरा नाम है मनोज मुंतशिर। अंदाज़ा लग रहा होगा आपको कि उनके ऊपर क्या गुजरी होगी। कुछ देर खामोश रहे, बोले मुझसे क्या चाहते हो? मैंने कहा 350 रुपये जो टिकट है पुष्पक एक्सप्रेस का, लखनऊ से मुंबई का। उन्होंने 700 रुपये दिए, बोले ये रिटर्न टिकट भी है क्योंकि तुम बहुत जल्दी लौट के आ जाओगे। और मैंने मीनाक्षी उनसे वहाँ एक बात कही थी कि कश्तियाँ हमने जला दी हैं भरोसे पे तेरे, कश्तियाँ हमने जला दी हैं भरोसे पे तेरे, अब यहाँ से नहीं हम लौट के जाने वाले। तो ये तय था कि मुंबई मोहब्बत से पेश आए, मुंबई हिकारत से पेश आए, शफकत से पेश आए या जसारत से पेश आए, पर रहना मुंबई में है और अब मुंबई ही मेरी नगरी है, मुंबई ही मेरा शहर है। और उसके बाद वही मनोज शुक्ला जो मनोज मुंतशिर हुए, जब मुंबई पहुंचे तो एक संघर्ष के बाद फिल्म बाहुबली, जिसने हिंदी सिनेमा में एक नई क्रांति ला दी, उसमें उन्होंने डायलॉग लिखा, देवसेना औरत पे हाथ डालने वाले की काटते नहीं उंगलियां, काटते हैं तो गर्दन। देखिए गलत किया देवसेना, औरत पर हाथ डालने वाले की उंगलियां नहीं काटते, काटते हैं उसका गला। और मैं ये बात, ये अफर्मेशन आज दिल्ली से चाहता हूं कि क्या ये बात सही है तो हाथ उठाकर बताएं कि ये बात सही है। बड़ी तकलीफ होती है मीनाक्षी जब हम एक ऐसे दौर में खड़े हैं जहां सब कुछ इतनी बेदारी है, इतना इन्फॉर्म्ड है लोग, और इसके बावजूद इस तरह की बेकार की बातें होती हैं कि भाई अगर लड़कियां 6 बजे के बाद घर से बाहर निकलेंगी, शाम को बाहर रहेंगी या छोटे कपड़े पहनेंगी तो ऐसी हरकतें होती रहेंगी। बहुत शर्म आती है। और ये लोग दलील किस बात की देते हैं कि हमारे वेदों में, हमारे शास्त्रों में, अनूप जी यहाँ बैठे हुए हैं, बहुत पढ़े लिखे इंसान हैं, मेरे बुजुर्ग हैं, मैं इनकी ताकीद के साथ ये बात कह सकता हूँ कि वेदों में ऐसी कोई बात कहीं नहीं लिखी गई है। जो 5 सतियाँ, महासतियाँ, इनफैक्ट जो 5 महासतियाँ वेदों में बताई गई हैं वो कौन है आप जानते हैं? महासतियाँ मतलब द मोस्ट पायस वुमेन अराउंड एंड द मोस्ट पायस वुमेन ऑफ ऑल टाइम्स। अहिल्या, तारा, मंदोदरी, कुंती और द्रौपदी, ये सबसे पायस विमेन हैं जो शास्त्र कहता है। अहिल्या कौन है? अहिल्या वो हैं जो गौतम ऋषि की पत्नी थी और जिनके साथ जबरदस्ती संबंध बनाए भगवान इंद्र ने, मतलब उनकी जिंदगी में ये हादसा हुआ कि एक से ज्यादा मर्द उनके साथ रहे। तारा कौन है? सुग्रीव की पत्नी, जिनको बाली उठा के ले गए और उन्होंने बाली के साथ अंगद को जन्म दिया, यहां भी एक से ज्यादा मर्द उनकी जिंदगी में रहे। द्रौपदी कौन है? 5 पति जिनके थे। कुंती कौन है? जो शादी के पहले मां बन गई थी। लेकिन किसी भी औरत के सतीत्व का रिश्ता उसकी आत्म चेतना से है, इस बात से नहीं है कि वो घर कितने बजे लौटती है या किस तरह के कपड़े पहनती है। बहुत खूब। तो मैं बहुत खुश हूं कि बाहुबली एक ऐसी फिल्म थी जहां इस बात को पुरजोर तरीके से महसूस किया गया और मेरे जैसे एक मामूली कलमकार को मौका मिला कि मैं ये बात कह सकूं और लोगों को बता सकूं कि दुनिया में हर चीज़ की माफ़ी है। लेकिन मैंने बहुत पहले भी कहीं कहा था कि जो औरत का दर्द नहीं समझता, मनोज मुंतशिर उसे मर्द नहीं समझता। जिस अंदाज में आपने ये डायलॉग्स लिखे, ये तालियां बता रही हैं कि किस तरह से इस डायलॉग ने जनता के मन को छुआ। लेकिन जो ये किताब मेरे हाथ में है जी, ऐसा लगता है इसको पढ़कर कि मनोज के दिल को इस किताब में लिखे हुए हर शब्द ने, हर अक्षर ने बेहद करीब से देखा, करीब से छुआ। क्योंकि इसमें कुछ रोमानियत भरे एहसास भी हैं, किसी लड़की से मुलाकात का जिक्र भी है जिससे शायद पहली बार इश्क हुआ, जो शायद अब नहीं है। ऐसी तमाम जो है अल्फाज मुझे इसमें दिखाई दिए। आपका कोई भी पसंदीदा हिस्सा जो आप हमारे ऑडियंस के लिए इसमें पढ़ सकें? देखिए, मैं एक बात कहूँगा कि ये किताब लिखने की या किसी भी तरह के जो भी मैंने गीत लिखे हैं थोड़े बहुत, उनकी सिर्फ एक वजह थी कि मैं खंडहर हो गया पर तुम न मेरी याद से निकले। मैं खंडहर हो गया पर तुम न मेरी याद से निकले, तुम्हारे नाम के पत्थर मेरी बुनियाद से निकले। दोस्तों, मैं उस मोहब्बत का शायर हूं जो आदमी को इंसान बना देती है। उसने छू के मुझे पत्थर, बशीर बद्र साहब, उसने छू के मुझे पत्थर से फिर इंसान किया, मुद्दतों बाद मेरी आंख में आंसू आए।
मैं उस मोहब्बत का शायर हूं दोस्तों जो चिता तक अपने महबूब के मिलने का इंतजार करती है। कौन जली ये बावरी उठ उठ बैठी रोए, कौन जली ये बावरी उठ उठ बैठी रोए, चिता तलक आशा रही पिया मिलेंगे मोए। मैं उस मोहब्बत का शायर हूं जो अपनी माशूका की खुशी में अपनी खुशी तलाशती है और किसी भी कीमत पर, किसी भी सरहद तक, किसी भी हद तक जाके उसकी खुशी के लिए कोशिश करती है कि उसके लिए तो मैंने यहां तक दुआएं की। मैं चाहता हूं अगर ये शेर आप तक पहुंचे तो डॉक्टर बशीर बद्र के सम्मान में तालियां बजनी चाहिए कि उसके लिए तो मैंने यहां तक दुआएं की, मेरी तरह से कोई उसे चाहता भी हो। मैं उस मोहब्बत का शायर हूं जो कभी जिस्म के साथ नहीं मरती, वो अगले जन्म और उसके बाद अगले और जन्म का इंतजार करती है मिलने के लिए कि तुम मोहब्बत नहीं समझती हो, हम भी अपनी अना में जलते हैं। तुम मोहब्बत नहीं समझती हो, हम भी अपनी अना में जलते हैं। इस दफा बंदिशें ज्यादा हैं, छोड़ अगले जन्म में मिलते हैं। इस शेर के शायर रितेश रजवाड़ा यहां बैठे हुए हैं। रितेश एक बार खड़े हो जाओ, अपना चेहरा दिखा दो। ये है नौजवान दिल्ली। तो जाहिर सी बात है कि ऐसी ही कुछ चीजें हैं, ऐसे ही कुछ वाकयात हैं जो छन के इस किताब तक पहुंच गए। और वो क्या है? मनोज कहते हैं इस किताब के शुरुआती कुछ पन्नों में, मेडिकल साइंस और इश्क दिल के बारे में दोनों की राय बड़ी अलग है। साइंस कहता है दिल में हड्डी नहीं होती, इश्क कहता है अगर ऐसा होता है तो दिल टूटता कैसे है। साइंस कहता है दिल का साइज लगभग 12 सेंटीमीटर होता है, इश्क कहता है सिर्फ 12 सेंटीमीटर में दुनिया भर का दर्द कैसे फिट हो जाता है। ये लाइन आपने पढ़ी तो मैं पहला तो शुक्रिया अदा कर दूं अदिति जी का, जो वाणी प्रकाशन की अदिति माहेश्वरी गोयल यहाँ बैठी हुई हैं। मैंने यही लाइन इनको भेज के इम्प्रेस किया था कि मेरी किताब छाप दो। सबसे सॉलिड लाइंस भेज दी आपने मैम को। हाँ, और अदिति बहुत खुश हुई थी और बोली कि मैं तो चाहती थी कब से आपकी किताब छापना, और बहुत बढ़िया है और वाणी के साथ ही करते हैं। अब जहाँ तक सवाल दिल का है, तो ये बड़ी कमबख्त नामुराद चीज़ है। ये कभी अपने काबू में, अपने बस में रहने वाली चीज़ न थी, न है और न आगे होगी। मैं पहली बार जब मेरा सामना हुआ था इश्क से, मैं सही से ही बता दूं, अच्छा कुछ लोगों को तो पता भी होगा, यहाँ अमेठी वाले आए हुए हैं, वो कहाँ मेरी पोल खोलने से बाज आएंगे। मैं क्लास 12th में था, 12वीं कक्षा में, जब मुझे पहली बार इश्क हुआ है, और अच्छा खासा इश्क हुआ है। ऐसा नहीं कि कोई ऐसे ही। अच्छे खासे इश्क की परिभाषा क्या होती है? अच्छे खासे इश्क की परिभाषा ये है, अच्छे खासे इश्क की परिभाषा ये है मीनाक्षी, जब आपको इस लेवल का इश्क हो जाए कि आप फरहाद की तरह तेशा लेके पहाड़ों का सीना चीर के दूध की नदियां बहाने निकल पड़े, उसे कहते हैं अच्छा खासा इश्क। अच्छा खासा इश्क वो होता है जब आप कच्चे घड़े पे शीरी की तरह दरिया पार करने निकल पड़े, उसे कहते हैं अच्छा खासा इश्क। अच्छा खासा इश्क वो होता है जब आप मीरा की तरह जहर पी जाएं अपने कृष्ण के लिए, उसे कहते हैं अच्छा खासा इश्क। जहर के जाम में फिर शाम के दर्शन होंगे, जहर के जाम में फिर शाम के दर्शन होंगे, कोई बौराए तो इस दौर में मीरा की तरह। तो मीरा वाला पागलपन आप लाके देखिए, अच्छा खासा इश्क हो जाएगा। चलिए फिर आप 12वीं में जो हुआ था आप वो बताइए। तो 12वीं में इश्क हुआ था। 12वीं में इश्क, देखिए अमेठी से मैं आता हूँ जहाँ उस ज़माने में कमाल कमाल की परिभाषाएं थी इश्क की। कुछ इश्क तो ऐसे भी थे कि सुनीता कहती थी राजू से कि राजू तुम पिछली बार आए थे हमारे गांव और तुम गुटखा खा के जहाँ थूके थे आज तक वहाँ गोबर से लीपे नहीं हैं हम, तुम्हारी निशानी संभाल के रखे हैं राजू। तो ऐसा भी इश्क था और ये इश्क भी इज्जत के काबिल है। मेरा वाला इश्क मुझे स्कूल में हुआ और इश्क और हार्ट ब्रेक के बीच में बहुत थोड़ा सा वक्फा था। एक दिन मोहतरमा आई और मुझसे कहने लगी देखो मेरे पापा को तुम पसंद नहीं हो। मैंने कहा पापा को पसंद नहीं हूं, ये कौन सी कयामत आ गई? आज तक दुनिया में कौन सी लड़की का बॉयफ्रेंड उसके बाप को पसंद आया है?
नहीं, तुम ऐसा करो, मेरी चिट्ठियां और मेरे फोटोग्राफ्स लौटा दो। और वहाँ से पहली बार एक क्लास 12th के लड़के ने अपने अंदर शायराना बगावत महसूस की। मैंने ये सोचा कि तुम पे मैंने अपनी ज़िंदगी के 2 साल खर्च कर दिए। वो उम्र जब लड़के क्रिकेट खेलते थे, मैं तुम्हारी खिड़की खुलने का इंतज़ार करता हुआ धूप में खड़ा रहता था। वो उम्र जब लोग किताबों में चुटकुले पढ़ते थे और साथ में मतलब पता नहीं कैसी कैसी यारबाजियाँ होती थी, वो पूरा वक्त मैंने सब कुछ छोड़ के सिर्फ और सिर्फ इश्क किया है। और आज आप मुझसे कह रही हो कि तुम लेटर्स लौटा दो, चिट्ठियाँ लौटा दो। मैंने वहाँ अपनी ज़िंदगी की पहली नज़म कही और मैं बहुत खुश होता हूँ जब मुझे बहुत पढ़े लिखे लोग कहते हैं कि उस वक्त भी ये नज़म रदीफ़ काफ़ी और बहर से दुरुस्त थी। और वो नज़म कुछ यूँ थी कि आँखों की चमक, जीने की लहक, सांसों की रवानी वापस दे। अगर गुस्सा है दोस्तों तो नज़र आना चाहिए। आँखों की चमक, जीने की लहक, सांसों की रवानी वापस दे। मैं तेरे खत लौटा दूंगा, तू मेरी जवानी वापस दे। जब फूलों वाली रुत आई और जश्न मनाया दुनिया ने, जब टूट के बरसी मस्त घटा और झूम के नाचे दीवाने, फेर के आंखें हर शय से मैं तेरा दर्द संजोता रहा, चुपचाप अंधेरे कमरे में बिस्तर पे पड़ा मैं रोता रहा। तेरी याद में जिनका खून किया वो शामें सुहानी वापस दे। मैं तेरे खत लौटा दूंगा, तू मेरी जवानी वापस दे। क्या दौर होता है वो मीनाक्षी, वो जिस उम्र की बात मैं कर रहा हूं, कि वो दिन भी कैसे दिन थे जब पलकों पे ख्वाब पिघलते थे। वो दिन भी कैसे दिन थे जब पलकों पे ख्वाब पिघलते थे, जब शाम ढले सूरज डूबे दिल के अंगारे जलते थे। वो धूप छांव सब खाक हुई, यादों के चेहरे पीले हैं। कल ख्वाबों की फसलें थी जहां, अब रेत के बंजर टीले हैं। आंखों के दरिया सूख गए, ला इनका पानी वापस दे। मैं तेरे खत लौटा दूंगा, तू मेरी जवानी वापस दे। क्या बात है। वो पंक्तियां फिर कहाँ से आईं? कौन तुझे यूं चाहेगा जैसे मैं चाहता हूँ। देखिए, अब मैं ये वाला बबल बर्स्ट कर दूं कि ये पंक्तियां किसी लड़की के लिए नहीं लिखी गई थी। ये बहुत बड़ा हिट गाना हुआ अपने आप में। तू आता है सीने में जब जब सांसें भरती हूँ, तेरे दिल की गलियों से मैं हर रोज़ गुजरती हूँ। तू हवा के जैसा चलता है, मैं रेत जैसी उड़ती हूँ। कौन तुझे यूं प्यार करेगा जैसे मैं करती हूँ। ये एक्चुअली लिखा गया था कि कौन तुझे यूं प्यार करेगा जैसे मैं करता हूं। और ये मैंने अपने बेटे के लिए लिखा था, आरव, जिसका जिक्र इस पहली किताब में है। इस किताब के पहले पन्ने पे है कि कदम कदम पे हारा हूं मैं, मेरी अकेली जीत हो तुम। आई रियली होप कि जब वो बड़ा हो तो उसको ये समझ में आए कि मैंने क्या लिखा था उसके लिए। कि कदम कदम पे हारा हूं मैं, मेरी अकेली जीत हो तुम। मैंने लिखा जो अपने लिए, वो सबसे प्यारा गीत हो तुम। तो मीनाक्षी, एक दिन यूं ही आरू और मैं खेल रहे थे, और जैसा कि हर हिंदुस्तानी हाउस होल्ड में होता है, यही बेटा तुम्हें ज़्यादा प्यार कौन करता है, मम्मा या पापा। तो उस दिन खराब था मेरा, मैंने पूछ लिया, आरू हु लव्स यू मोर। आरू का जवाब आया, मम्मा। मैंने कहा चल, कौन तुझे यूं प्यार करेगा जैसे मैं करता हूँ। और ये जैसे मैंने उससे बोला, कहीं किसी कोने में दिल की एक आवाज़ आई कि ये तो पूरी दुनिया का थॉट है और ये इश्क का बहुत बड़ा थॉट हो सकता है। मैंने अपने मोबाइल पे लिख के रख लिया। फिर जब हम MS धोनी दी अनटोल्ड स्टोरी, जब वो फिल्म बन रही थी, उसके सारे गाने में लिख रहा था, तो एक दिन नीरज पांडे जी और हम बैठे हुए थे कि भाई जो धोनी की मोहब्बत है, और पहली मोहब्बत उनकी MS धोनी, हमारे कैप्टन कूल, वो कैसे बताएं। तो मुझे याद आया, मैंने ये लाइन उनको सुनाई कि कौन तुझे यूं प्यार करेगा जैसे मैं करता हूँ। बड़ी पसंद आई उन्हें, लेकिन धोनी साहब खफा हो गए। उनको ये लगा कि यार मैं इतना फ्लम्बॉयंट कैरेक्टर नहीं हूँ, मैं किसी लड़की को मतलब इतना आगे जाके नहीं बोलूँगा कि देखो बेबी, हु विल लव यू द वे आई डू। और सही भी है, बड़े शर्मीले हैं धोनी। हम सबको वो लाइन इतनी अच्छी लग चुकी थी कि फिर हमने उसी वक्त उसका जेंडर बदल दिया। और मैंने ये मशवरा दिया नीरज जी को और सभी को
कि देखिए धोनी नहीं बोल सकते हैं पर उनकी गर्लफ्रेंड तो बोल सकती है ना, तो कौन तुझे यूं प्यार करेगा जैसे मैं करती हूँ। दैट्स हाउ दिस सॉन्ग केम इनटू बीइंग। और उसके बाद जो हुआ वो इतिहास है। गाना ब्लॉकबस्टर हुआ और आज भी मुझे लगता है हम में से बहुत सारे लोगों के मोबाइल फोन में प्लेलिस्ट में मौजूद होगा, मेरी भी प्लेलिस्ट में है। शुक्रिया। तेरी गलियां, इस गाने ने शोहरत की जिस बुलंदियों पर पहुंचाया उससे इनकार नहीं किया जा सकता। और हम सब कहते हैं ना, हम सबके जीवन में एक वो मोमेंट आता है, अगर आप प्रोफेशनल सक्सेस की बात करते हैं, जब आप ये कहते हैं ओके फाइनली आई हैव अराइव्ड। क्या ये वो अराइवल वाला आई एम अराइव्ड, आई हैव अराइव्ड वो मोमेंट था? देखिए आई हैव कमर्शियल सक्सेस की बात की जाए तो मैंने आपसे बैक स्टेज भी कहा था कि ये आई हैव अराइव्ड वाला मोमेंट मेरा अब तक आया नहीं है, मैं ढूंढ रहा हूँ। कभी कभी जब यहाँ इतनी इज्जतदार मजमे में बुला लिया जाता है और सामने ऐसे काबिल लोग होते हैं, थोड़ी देर के लिए गलतफहमी हो जाती है कि मैं भी अराइव हो चुका हूँ, पर अंदर की बात मैं जानता हूँ बहुत काम करना बाकी है। और गलियां एक मायने में ज़रूर बहुत इंपॉर्टेंट गाना रहा कि तमाम जर्नलिस्ट ने, तमाम जो लोग वाकई सब्जेक्ट समझते हैं, उन्होंने एक चीज़ एक आवाज़ में लिखी कि गलियां एक ऐसा गाना है जिसने इस देश में वो पोइट्री, वो शायरी जो कहीं हाशिए पे चली गई थी, उसको वापस लेके ये गाना आ गया। उस ज़माने में साथियों, जब यो हनी सिंह, जिनका मैं भी उनको बड़ा पसंद करता हूँ, कुछ गलत ना समझें आप लोग, जब यो हनी सिंह के गानों को शायरी समझा जाने लगा था, आज ब्लू है पानी पानी और दिन है सानी सानी, सनी भी नहीं, तो एक ऐसे ज़माने में एक ऐसा गाना आता है जो ये कहता है कि तू मेरी नींदों में सोता है, तू मेरे अश्कों में रोता है, सरगोशी सी है ख्यालों में, तू ना हो फिर भी तू होता है। तो एक चीज हुई कि शुरुआत हो गई, और बतौर एक न्यूज चैनल आपसे बेहतर कौन समझता है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो शुरुआत है। मैंने एक कहानी सुनी थी कि समुद्र पे पुल बन रहा था, और ये भगवान राम वाले उसी पुल की बात मैं कर रहा हूँ जो लंका ले जाने के लिए बनाया जा रहा था, अनूप जी। और तमाम भालू, बानर, रीछ सर पे बड़ी बड़ी चट्टानें लाद के समंदर पाट रहे थे। अचानक भगवान राम की नज़र जाती है कि एक गिलहरी है जो समंदर की रेत में लौटती है, पोटती है, और जो थोड़ी बहुत रेत उसके बदन पे आ जाती है वो आके समंदर में झाड़ देती है। तो भगवान राम ने उसको प्यार से गोद में उठाया, पूछा ये तुम कर क्या रही हो? उसने जवाब जो दिया वो इस दौर के लिए बहुत ज़रूरी है। उसने जवाब दिया कि समुद्र पे पुल बन रहा है, अन्याय के खिलाफ न्याय की लड़ाई होने जा रही है, मैं चट्टानें अपने कंधे पर नहीं उठा सकती, लेकिन अपने हिस्से की रेत तो समंदर में डाल ही सकती हूं। तो मैं जानता हूं कि मेरे लिखने से शायद दुनिया ना बदले, मैं ये जानता हूं कि कोई क्रांति, कोई परिवर्तन, कोई इनकलाब नहीं आएगा, लेकिन मैं शायरी के समंदर में अपने हिस्से की रेत डाल रहा हूं, और इसके लिए मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। तेरी गलियां की अगर कुछ पंक्तियां आप जो है यहाँ पर गुनगुना दें। तेरी गलियां की पंक्तियां मैंने आपको सुनाई, मैं फिर भी सुना देता हूं। कैसा है रिश्ता तेरा मेरा, बेचेहरा फिर भी कितना गहरा। कैसा है रिश्ता तेरा मेरा, बेचेहरा फिर भी कितना गहरा, ये लम्हे लम्हे ये रेशम से, खो जाएं खो ना जाएं हमसे, मेरे पाँव से लिपटी हैं गलियां तेरी गलियां। गलियों से आगे बढ़ते हुए मिट्टी पर अगर आए, आप अपनी किताब में ये कहते हैं, मेरे पैरों को तू मिट्टी में सना रहने दे, मेरा धरती से जो रिश्ता है वो बना रहने दे। माटी के करीब, माटी की खुशबू व्यक्तित्व में आज भी झलकती है, और तेरी मिट्टी जब गाना आया और जिस तरह से उसने लोगों के दिलों को छुआ, वो अपने आप में फिर एक कहानी है। उससे जुड़ा अगर आप अपना अनुभव हमारे साथ साझा करें। मैं सचमुच जानना चाहता हूं कि यहाँ कितने लोग हैं जिनको तेरी मिट्टी पसंद है? काफी हाथ उठ गए, इतने काफी है मेरे लिए। 98% आप मान सकते हैं इसे, मोटा मोटा। और जिनको नहीं पसंद है, मैं ये बात दावे से कह सकता हूं, उन्होंने सुना नहीं है। अगर आप सुनेंगे आपको पसंद आएगा। तेरी मिट्टी की जो पैदाइश है, बहुत अच्छी बात आपने कही। जिस तरह का वो आपने एक शेर पढ़ा, तो मैं एक ऐसा इंसान हूं, एक बड़ा अच्छा किसी का शेर था कि फिक्रे दीवारों बामों दर लेकर घर से चलता हूं साथ घर लेकर। तो मैं गौरीगंज से निकल गया, गौरीगंज कभी मेरे अंदर से निकला नहीं। मैं अपनी गलियों से बिछड़ा, मुझे ये रंज रहता है
मैं अपनी गलियों से बिछड़ा, मुझे ये रंज रहता है, मेरे दिल में मेरे बचपन का गौरीगंज रहता है। तो जब एक फिल्म बन रही होती है केसरी, और मुझे कहा जाता है कि आप एक ऐसा गीत लिखें जो जिंगोइस्टिक ना हो, जो नारेबाजी ना हो, जो देशभक्ति का नगाड़ा ना पीटे, जो सिर्फ वतन से मोहब्बत की बात करे, कर सकते हैं क्या आप ऐसा? मैंने कहा पता नहीं कर सकता हूँ नहीं, पर कोशिश तो कर सकता हूँ। और मुझे याद है कि मैं उस वक्त लंदन में था। लंदन में मेरी फितरत है मस्ताना के बुक टूर पे था, और मुझे ये गाना लिखना था। 4 बजे लंदन टाइम से मैं सुबह उठा और मैं बहुत होमसिक फील कर रहा था। मुझे अपना मुंबई याद आ रहा था, मुझे मुंबई की गर्मियाँ याद आ रही थी, मुझे मुंबई का ट्रैफिक याद आ रहा था, और लंदन का सारा पॉलिश्ड एटमॉस्फेयर मुझे काटने को दौड़ रहा था। 4 बजे उठता हूँ सुबह, और एक लाइन आती है मेरे दिमाग में, और वो लाइन कुछ यूँ थी कि ओ हीर मेरी तू हंसती रहे, तेरी आंख घड़ी भर नम ना हो। ओ हीर मेरी तू हंसती रहे, तेरी आंख घड़ी भर नम ना हो। मैं मरता था जिस मुखड़े पे, कभी उसका उजाला कम ना हो। ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे। और ये एक सिपाही बोल रहा है, इस देश का सिपाही बोल रहा है। और ये देश जहां मैंने बहुत पहले कभी कहा था कि इस देश में बहनें उन भाइयों की इज्जत नहीं करती जो जंग से नाकाम लौट के आते हैं, ये वो देश है कि ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे, क्यों आंख से दरिया बहता है, तू कहती थी तेरा चांद हूं मैं, और चांद हमेशा रहता है। एक सिपाही when he is bleeding to death, उसके आखिरी जिंदगी के जो 10 मिनट होते हैं, वो अपने आप से शायद जब ये सवाल करता होगा कि ये सीने पे गोली उसने किसके लिए खाई, उसी एक सवाल का जवाब था वो पूरा का पूरा गाना, तेरी मिट्टी कि तेरी मिट्टी में मिल जावां, गुल बन के मैं खिल जावां, इतनी सी है दिल की आरजू, तेरी नदियों में बह जावां, तेरे खेतों में लहरावां, इतनी सी है दिल की आरजू। हमारी बात किसी और दिशा में जा चुकी है, और मैं इसे ख़त्म करने से पहले मैं चाहूँगा कि इसी किताब में एक वाक़या है, आप उसे नज़्म कह लें या वाक़या कह लें, लेकिन एक सिपाही का आखिरी ख़त। मैं चाहूँगा आप ये किताब अगर ख़रीद पाएँ, 200 रुपये में एक बर्गर आता है जो आप खाते हैं और ख़त्म हो जाता है। सिर्फ 200 रुपये की ये किताब है, मेरी फितरत है मस्ताना, वाणी के स्टॉल पे मिल जाएगी आपको, वरना आप अदिति से संपर्क करें। और जब आप इसे खोलेंगे तो किसी पन्ने पे आपको एक सिपाही का आखिरी ख़त मिलेगा, और वो ख़त कुछ यूँ है कि सरहद पे गोली खा के, मैं खड़ा हो जाऊँ, इजाज़त है? Absolutely. Stage is yours. मुझे लगता है जब हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के सिपाही की बात की जाए तो खड़े होकर की जानी चाहिए। हमारे पास कितना वक्त बचा है मीनाक्षी? अभी है 10 मिनट। ये एक सिपाही का आखिरी खत है। कोई भूमिका मैं नहीं बांधूंगा इसकी। मैं समझता हूं कि अपने देश से और अपने वर्दी वालों से जितनी मोहब्बत मैं करता हूं उतनी आप करते हैं। कुछ बताने की जरूरत नहीं है, खाली आप ये लास्ट लेटर ऑफ अ सोल्जर सुन लें। मैं दावे से कह सकता हूं कि जो मैं कहना चाहता हूं वो बात आप तक पहुंच जाएगी। सरहद पे गोली खा के जब टूट जाए मेरी सांस, सरहद पे गोली खा के जब टूट जाए मेरी सांस, मुझे भेज देना यारों मेरी बूढ़ी मां के पास। बड़ा शौक था उसे मैं घोड़ी चढ़ूं धमाधम ढोल बजे, तो ऐसा ही करना, मुझे घोड़ी पे लेके जाना, ढोल के बजाना, पूरे गांव में घुमाना, और मां से कहना बेटा दूल्हा बन के आया है, बहू नहीं ला पाया तो क्या, बारात तो लाया है। मेरे बाबूजी पुराने फौजी बड़े मनमौजी, कहते थे बच्चे तिरंगा लहरा के आना या तिरंगे में लिपट के आना। कह देना उनसे मैंने उनकी बात रख ली, दुश्मन को पीठ नहीं दिखाई, आखिरी गोली भी सीने पे खाई। मेरा छोटा भाई, उससे पूछना क्या मेरा वादा निभाएगा। मेरा छोटा भाई, उससे पूछना क्या मेरा वादा निभाएगा। मैं सरहदों से बोल के आया था, एक बेटा जाएगा तो दूसरा आएगा। बहुत खूब।
मेरी छोटी बहना, उसे कहना मुझे याद था उसका तोहफा, लेकिन अजीब इत्तेफाक हो गया, राखी से पहले ही भाई राख हो गया। बस एक गुजारिश, 2 घड़ी के लिए वहां जरूर ठहरना। वो कुएं के सामने वाला घर, वहीं तो रहती है वो जिसके साथ जीने मरने का वादा किया था। उसे कहना भारत मां का साथ निभाने में उसका साथ छूट गया, एक वादे के लिए दूसरा वादा टूट गया। और मेरी आखिरी ख्वाहिश, मेरी मौत का मातम ना करना। मैंने खुद ये शहादत चाही है, मैं जीता हूं मरने के लिए, मेरा नाम सिपाही है। पता नहीं इसके बाद क्या कहूंगा मैं। हम निशब्द हैं। बैठना है या फिर अब खड़े खड़े कुछ पोइट्री सुना देते हैं? जी जी जरूर। सवाल है आपके पास? मैं कुछ 1-2 सवाल आपसे 1-2 सवाल के बाद फिर आखिरी में कुछ वो भी हो जाएगा जिसके लिए आप आए हैं यहाँ। बैठिए। रोमानी एहसासों की बात आपने की, फिल्मी सफ़र कैसे रहा, कैसे बॉलीवुड का संघर्ष आगे बढ़ा, उसका आपने जिक्र किया। आज के दौर में गाने कैसे लिखे जा रहे हैं, उस पर बात हुई। देश प्रेम की बात हुई। राजनीति पर भी ऐसा लगता है कि कुछ नज़र ज़रूर रखते हैं। किताब में, अच्छा, आप में से कितने लोगों को 8 नवंबर 2016 याद है? किस वजह से याद है? डीमोनेटाइजेशन पर एक शेर है, जनाब लिखते हैं, हम यारों के यार हैं, हमसे पैसे वाले जलते हैं। हम यारों के यार हैं, हमसे पैसे वाले जलते हैं। नोट पुराने बंद हो गए, दोस्त पुराने चलते हैं। देखिए, डीमोनेटाइजेशन पे कुछ भी कहने की मेरी ऑफिशियल हैसियत नहीं है। जितना मैं कह सकता था मैंने वो कह दिया, उतना ही काफ़ी। और अमेठी के बारे में, 2019 के मुकाबले में अमेठी की जो जंग थी, ऐसी जंग थी कि पूरे देश का मुकाबला एक तरफ, लोकतंत्र का चुनाव, लोकसभा का चुनाव एक तरफ, और अमेठी की लड़ाई एक तरफ। देखिए, अमेठी के बारे में, अमेठी वाला क्या सोचता है? अमेठी में लोग कहते हैं तख्ता पलट गया, क्या बदला? मैं एक बात कहता हूं कि जब तक तख्ता नहीं पलटा था, हम राहुल गांधी से सवाल करते थे, अब हम स्मृति जी से सवाल करेंगे। हम तो सवाल करेंगे, जो पावर में है उसे जवाब देना होगा। और ये गलत है कि स्मृति से कि अमेठी से कभी स्मृति जी जीती या अमेठी से कभी राहुल जी जीते। हर बार अमेठी जीता है, इस बार भी अमेठी जीता है। अमेठी से कोई नहीं जीतता, हमेशा अमेठी जीतता है। सबसे ज़्यादा तालियां अमेठी वाले ही बजा रहे हैं, वहाँ साइड से जितने लोग आए हैं वहाँ पर मौजूद हैं। वो देखिए, वो जनाब वहाँ बैठे हैं, लगातार तालियों की वहाँ से बरसात हो रही है। देखिए, परिवर्तन अच्छी चीज़ है। मैं हमेशा ये बात मानता हूँ कि कुछ नया आएगा, कुछ नए एंगल्स आएंगे, कुछ नई सोच आएगी, नई विचारधारा आएगी। मैं बहुत खुले दिल से और खुली बाहों के साथ स्वागत करता हूँ अमेठी में जो तख्ता पलट हुआ है। और तख्ता वख्ता कुछ होता भी नहीं है। क्या तख्ता, किसका तख्ता? लोकतंत्र है। जाहिर सी बात है, कल कोई और था, आज कोई और होगा। और मुझे तो इस बात पे बड़ा फख्र होता है कभी कभी कि जब ये दुनिया भर के लोग हमें आके बताते हैं ना कि अरे लोकतंत्र तो यूरोपियन कॉन्सेप्ट है, डेमोक्रेसी जो है वो यूरोपियन कॉन्सेप्ट है। मुझे हंसी आती है कि अभिज्ञान शाकुंतलम में पहली बार लोकतंत्र शब्द का इस्तेमाल हुआ था, कालिदास बाबा करके चले गए थे। तो ये किसी और को बताओ कि ये डेमोक्रेसी और लोकतंत्र यूरोपियन कॉन्सेप्ट है, ये खालिस इंडियन कॉन्सेप्ट है। हमसे पहले लोकतंत्र की इजाद किसी ने कभी नहीं की थी। तो मैं खुश हूं। आप मुझसे कुछ और कहना चाहती है तो मैं कहूंगा नहीं। अमेठी के लिए कोई शेर? अमेठी के लिए मैं क्या कहूंगा? अमेठी के लिए मैं इतना कह सकता हूं कि वो एक नुक्कड़ जहां यारों का जमघट रोज लगता था। वो एक नुक्कड़ जहां यारों का जमघट रोज लगता था, वहीं एक चाय खाने पर जवानी छोड़ दी हमने। क्या बात है। हमारे गांव की गलियों को हमसे ये शिकायत है, हमारे गांव की गलियों को हमसे ये शिकायत है, नई दुनिया बसाने में पुरानी छोड़ दी हमने। निवाले मां खिलाती थी तो 100 नखरे दिखाते थे। निवाले मां खिलाती थी तो 100 नखरे दिखाते थे। नहीं है मां तो सारी आनाकानी छोड़ दी हमने। मैं क्या बोलूं अमेठी के बारे में? कोई खुदगर्जियां देखे हमारे जैसे बच्चों की,
कोई खुदगर्जियां देखे हमारे जैसे बच्चों की अधूरी माँ के होंठों पर कहानी छोड़ दी हमने। गरीबी में नहीं बिकने दिया एक छोटा सा टुकड़ा। मुझे याद है मेरे पापा हमेशा कहते थे कि ये ज़मीन तब बिकेगी जब मेरी अर्थी उठेगी, उसके पहले कभी ज़मीन नहीं बिकेगी। इतना प्यार करते थे ज़मीन को कि गरीबी में नहीं बिकने दिया एक छोटा सा टुकड़ा, अमीरी में ज़मीन ख़ानदानी छोड़ दी हमने। मैंने देखा भी नहीं पलट के आखिरी बार कि कब वो ज़मीन जिससे इतनी मोहब्बत मेरे वालिद को थी वो अब किस हाल में है। तो बहुत कुछ खो गया है पीछे, बहुत कुछ छूट गया है। हालांकि कुछ समय पहले शायद अब अभी आप गए थे वहाँ पर, तो आपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बहुत सारी तस्वीरें अपने पुराने घर की, पुराने कुएं की और उन सब जगहों की शेयर की थी। मैं पढ़ रही थी आपके बारे में, तो बहुत सारी तस्वीरें वहाँ की हमें दिखाई दी। अब क्योंकि अब आपसे बातचीत करते हुए सिलसिला आगे बढ़ा है, पहले मैंने ये सवाल आखिर के लिए इसीलिए रखा था, उर्दू को लेकर जो ये विशेष प्रेम आपका है। एक किस्सा मैंने मनोज मुंतशिर के बारे में पढ़ा जिसमें वो ये कहते हैं, उर्दू पढ़ने के लिए मस्जिद के नीचे जाकर किताब खरीदी और शायद 2 रुपए की किताब थी, जिससे वो सिलसिला आगे बढ़ निकला और ऐसा बढ़ निकला कि नाम मनोज शुक्ला से मनोज मुंतशिर हो गया। और आज भी जब आपकी रचनाओं की तरफ आप नज़र डालते हैं तो उर्दू के प्रति एक विशेष प्रेम उसमें झलकता है। देखिए, उर्दू के प्रति मेरा विशेष प्रेम कोई घटना नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं समझता हूँ इस देश में, इस इतने बड़े पंडाल में एक इंसान खड़ा होकर मुझे बोल दे कि मैं 2 मिनट बात करूँगा बगैर उर्दू के, तो मैं उसके आगे झुक जाऊँगा। हो ही नहीं सकता। हमारी साझी विरासत है। जितना राणा प्रताप हमारे हैं उतने ही अकबर हमारे हैं। तो जब आप इस पे जाएंगे कि आप एक ज़बान को पूरी तरह से निकाल के फेंकने की कोशिश करेंगे हमारी तरबियत से, हमारे संस्कार से, तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। क्योंकि ज़बान तो निकलेगी नहीं, लेकिन जो हमारी यूनिटी है उस पर ज़रूर असर पड़ जाएगा। तो बड़ी बड़ी खूबसूरत ज़बान है। और मैं तो ये कहता हूँ कि एक मामूली सी बात अगर आपको कहनी हो कि भैया 1 कप चाय ले आओ, तो भी आप शुद्ध हिंदी में ये बात नहीं बोल सकते। आप इसको बोलने के लिए कई लफ्ज़ों, कई तरह के, कई भाषाओं का इस्तेमाल करेंगे, तब आप इतनी मामूली बात कह पाएंगे कि 1 कप चाय पिला दो। वरना अगर ये बात आप हिंदी में कहेंगे तो कैसे कहेंगे कि एक मृत्तिका पात्र में दुग्ध शर्करा युक्त ऊष्म पेय प्रदान किया जाए। तो हिंदी में चाय दोस्तों ऐसे मांगी जाती है। और चलिए आप उर्दू वाले हैं, अब आप उर्दू में ही चाय मांगेंगे। वैसा आप हिंदुस्तानी ज़बान से कोई लेना देना आपका है नहीं, तो आप ऐसे मांगेंगे कि एक लबरेज़े तपिश प्यालाए बरगे बरतानिया पेश किया जाए। तो मनोज मुंतशिर सिर्फ एक ज़बान का शायर है जो खालिस हिंदुस्तानी है। मैं चाय को चाय कहता हूँ और मेरी शायरी भी चाय को चाय कहती है। आप तो अमेठी में भी रहे, फिर इलाहाबाद भी मूव हुए, और जिस तरह से आप गंगा जमुनी तहजीब का यहाँ जिक्र कर रहे हैं, बड़ा खूबसूरत ये एहसास है। लेकिन फिर ऐसे ही दौर में जब इलाहाबाद का नाम बदल के प्रयागराज हो जाता है, एक कवि की नज़र उसे किस तरह से देखती है? नहीं, इलाहाबाद का नाम बदल के प्रयागराज हो जाता है तो मुझे तकलीफ़ होती है। और इसलिए तकलीफ़ होती है क्योंकि मेरी तमाम यादें इलाहाबाद की हैं। तो मुझे ऐसे ही लगता है जैसे मेरी माँ का नाम किसी ने बदल दिया। मैं तो जब पैदा हुआ था मैं उनको प्रेमा शुक्ला के नाम से जानता था। अब अचानक कल कोई आए और बोले अब इनका नाम सविता है, तो मैं सविता से कनेक्ट कैसे करूँगा? मेरी माँ का नाम प्रेमा शुक्ला है, मैं वही नाम जानता हूँ। तो मुझे नहीं पता क्या इसके पीछे वजह हैं। आप बदले नाम, लेकिन जब तक इलाहाबाद वालों में इलाहाबादी पना बाकी है तब तक सब ठीक है। और हमें मनोज मुंतशिर के अंदर अमेठी भी दिखता है, इलाहाबाद भी दिखता है, मुंबई भी दिखता है, हिंदुस्तान दिखता है। शुक्रिया। बहुत खूबसूरत एहसास रहा मनोज, आप हमारे साथ इस मंच पर जुड़े, आपके साथ बहुत सारी बातें हुई। जाते जाते ऑडियंस के लिए कोई भी 2 पंक्तियों के साथ आप इस सत्र का समापन करना 2 पंक्तियों में ना मैं खुश होऊंगा ना मेरी ऑडियंस खुश होगी। यही तो कवि की खासियत होती है। और मैं इस बार ये तय करके आया था कि मैं इस मंच से कुछ भी दोहराऊंगा नहीं, कुछ नया कहूँगा। और वो नयापन, एक फीलिंग मैंने डिस्कवर की। मेरे तमाम दोस्त हैं जो कॉलेजेस में हैं, मेरी उम्र कुछ भी हो लेकिन मेरे दोस्त सब कॉलेज वाले ही हैं। तो मैंने एक बात महसूस की कि सबसे ज़्यादा जो एक चीज़ किसी को सालती है, परेशान करती है इश्क में, वो है अपने माशूक को खोने का डर। और मेरी नज़्म वहाँ से जन्म लेती है। मैं चाहता हूँ कि ये नज़्म आप सुने और साथ लेके जाएं, बहुत काम आएगी आपके। शुरू करें? तैयार हैं आप? ये मेरे आपके बीच की आखिरी चीज़ है आज की, कि आसमानों से जो अता है मुझे वो दुआ तुम हो ये पता है मुझे। आसमानों से जो अता है मुझे
वो दुआ तुम हो ये पता है मुझे, इश्क हो तुम ये मानता हूँ मैं, तुम मेरी हो ये जानता हूँ मैं, मेरा ईमानो दीन है तुम पर, मुझे पूरा यकीन है तुम पर, फिर भी कमबख्त दिल धड़कता है, रोज ये सोच के तड़पता है, तुम मुझे छोड़ तो नहीं दोगी। तुम मुझे छोड़ तो नहीं दोगी। आसमानों से जो अता है मुझे, वो दुआ तुम हो ये पता है मुझे, इश्क हो तुम ये मानता हूँ मैं, तुम मेरी हो ये जानता हूँ मैं, मेरा ईमानो दीन है तुम पर, मुझे पूरा यकीन है तुम पर, फिर भी कमबख्त दिल धड़कता है, रोज ये सोच के तड़पता है, तुम मुझे छोड़ तो नहीं दोगी। यूं तो दिन से भी मेरी अनबन है, आप सुनेंगे तो मैं सुनाऊंगा वरना मैं चला जाऊंगा। तेवर वही है गौरीगंज वाले। यूं तो दिन से भी मेरी अनबन है, रात लेकिन पुरानी दुश्मन है। यूं तो दिन से भी मेरी अनबन है, रात लेकिन पुरानी दुश्मन है, शाम से बेकली सी रहती है, दिल में एक खलबली सी रहती है, बेखबर कितना भी मैं हो जाऊं, नींद कितनी भी गहरी सो जाऊं, दर्द सीने में जगा रहता है, एक खटका सा लगा रहता है, तुम मुझे छोड़ तो नहीं दोगी। तुम मोहब्बत का एक जजीरा हो, तुम मोहब्बत का एक जजीरा हो, जैसे मंदिर में कोई मीरा हो, जैसे दरगाह पे हो कुन फाया, तुमने ऐसे ही मुझको है गाया, प्यार करती हो जितना है बस में, दौड़ता हूं तुम्हारी नस नस में, जानता हूं जो अपना नाता है, फिर भी ये डर सताए जाता है, तुम मुझे छोड़ तो नहीं दोगी। तुम मोहब्बत का एक जजीरा हो, जैसे मंदिर में कोई मीरा हो, जैसे दरगाह पे हो कुन फाया, तुमने ऐसे ही मुझको है गाया, प्यार करती हो जितना है बस में, दौड़ता हूँ तुम्हारी नस नस में, जानता हूँ जो अपना नाता है, फिर भी ये डर सताए जाता है, तुम मुझे छोड़ तो नहीं दोगी। और आखिरी बंद है दोस्तों कि तुम पे शक है, अरे नहीं जाना। पंकज जी आ गए हैं, पंकज जी को मेरा नमस्कार, तशरीफ लाए पंकज जी। झील में चांद नजर आए ये हसरत उसकी, कब से आंखों में लिए बैठा हूं सूरत उसकी। पंकज उदास से ये फरमाइश कर लीजिएगा आप लोग आज। आई थिंक दिस विल टेक 5 मिनट्स फॉर हिम टू सेटल डाउन, आई शुड जस्ट से गुड बाय। ओके, हाँ मैं पूरी कर रहा हूं, रुक जाएं आप बस। पंकज जी बैठ जाएं, मैं पूरी ही कर देता हूं, जिनको सुनना है वो तो सुन ही लेंगे। सुनेंगे आखिरी बंद, ये हुई ना बात। तुम पे शक है, अरे नहीं जाना, ऐसा हो सकता है कहीं जाना। तुम पे शक है, अरे नहीं जाना, ऐसा हो सकता है कहीं जाना, सबसे आला किया निराला किया, इश्क तुमने किताबों वाला किया, पर किताबें ही ये बताती हैं कश्तियां दिल की डूब जाती हैं, इससे पहले भी ख्वाब टूटे हैं, इससे पहले भी साथ छूटे हैं, तुम मुझे छोड़ तो नहीं दोगी। बहुत बहुत शुक्रिया इस देश में श्रुति की परंपरा को जिंदा रखने के लिए। फिर मिलेंगे, थैंक यू। और आपने मनोज जिस तरह से आपके इस सेशन के दौरान अनुभवों के साथ हमको बांधा है, तो आपको छोड़ना नामुमकिन है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी खुशनसीबी आप हमारे मंच पर आए, आपने हमारे मंच की शोभा बढ़ाई। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। मैं तुम्हें इनवाइट करूंगी, डोंट वरी। 3 नंबर स्नाइडर वाला माइक लगा दिया। अरे ठीक है, स्टैंड पे लगाइए। और एक नंबर माइक की बैटरी चेक कर रही है।